विनर, आहिर रंधावा, नेति का चेहरा सबके सामने। लोग जोर जोर से नेति के लिए हूटिंग कर रहे थे। नेति ने इस वक्त बाकी सभी कार से एक बड़ी लीड बनाकर रखी थी। बाकी सभी कार तो कब का पीछे छूट चुके थे, क्योंकि वो सब नेति की कार के आस पास भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसकी ड्रिफ्ट हर टर्निंग पर और भी तेज हो जाती थी। बाकी सभी ड्राइवर शार्प टर्न में कार को स्लो कर लेते थे, पर नेति हर एक शार्प टर्न में कार को और भी फास्टली ड्रिफ्ट करती थी। उसकी टायर की स्पार्किंग की आवाज और निशान देखा जा सकता था। लोग अब और भी एक एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे थे। वही दूसरी रायजादा मेशन में भी सब हॉल में बैठकर अपनी प्यारी बहू की रेसिंग को लाइव एंजॉय कर रहे थे। नियति की इतनी स्मूथ ड्रिफ्ट और कार पर कंट्रोल देखकर वो सब भी हैरान थे। अजीत जी प्राउड स्माइल करते हुए बोले, देखा हमारी बहू कितनी अच्छी ड्राइव कर रही है। उसने तो एक बड़ी लीड बनाकर रखा हुआ है बाकी सभी ड्राइवर से। देखना हमारी बहू इस बार भी विनर होगी। मैंने सुना है 2-3 साल से कोई भी हमारी बहू को हरा नहीं पाया है, इसलिए उसे रेसिंग की दुनिया की गोडेस कहते हैं। उनकी बात सुनकर अंकिता जी मुंह बनाकर बोली, वो हमारी भी बहू है, सिर्फ आपकी बहू नहीं है जो आप इस तरह से अकेले क्रेडिट ले रहे हो। उनकी बात सुनकर बाकी सब हंसने लगे। अजीत जी का तो मुंह ही बन गया। तभी दादाजी बोले, ठीक है बस करो, वो हमारी बच्ची है। इस बार जब वो रेस जीत कर आएगी हम उसे कुछ स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करेंगे जो हमारी बच्ची को पसंद आए। उनकी बात सुनकर दादी माँ बोली, हाँ कर देना, पर मुझे लगता है हमारी बच्ची के पास मॉडिफाइड स्पोर्ट्स कार होंगे जो उसे चाहिए होगा, इसलिए आप मॉडिफाइड कार ही बच्ची के लिए भेजना ताकि अगर उसे एक कार पसंद न आए वो दूसरे कार में स्विच कर पाए। दादाजी ने सुकांत जी को देखा जो एक्साइटेड होकर रेस देख रहे थे। घर में उन्हें कार रेस, बाइक रेस सबसे ज्यादा पसंद था। अपनी यंग एज में तो वो एक रेसर ही बनना चाहते थे, पर अफसोस उन्हें कार रेस पसंद तो था, पर जब भी वो रेसिंग कार को ड्राइव करते थे वो उसे ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने रेसिंग छोड़ दिया। वो बस कभी कभी रेसिंग कार खरीद कर सुप्रिया जी के साथ ड्राइव पर निकल जाते थे। वो जानते थे रेसिंग देखने में जितनी एक्साइटिंग है, ड्राइव करना उतना ईजी नहीं है। उसके लिए कार पर आपकी टॉप लेवल की कंट्रोल होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, आपको स्पीड से एंजाइटी और डर नहीं लगना चाहिए। और इसी वजह से उनका एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था। ये तो अच्छा हुआ कि एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए सुकांत जी बस कार रेसिंग को देखकर खुश हो जाते थे और एक्साइटेड हो जाते थे। और इस वक्त नेति को कार तो इतनी खूबसूरती से ड्राइव करते देख और ट्रैक पर लीड बनाते देख वो बेहद खुश थे। वो चाहते थे जल्दी से नेति रेस जीत जाए ताकि वो जोर से नाच सके। वो कभी एक्साइटमेंट में उठ जाते तो कभी बैठ जाते थे, वो एक जगह बैठ ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रेस नेति नहीं बल्कि एक खुद कर रहे हो। जब भी नेति ड्रिफ्ट करती थी वो खड़े हो जाते थे। सबने ना में सिर हिला दिया। दादाजी ने सुकांत जी को देखा और बोले, सुकांत सबसे ज्यादा तुम्हें ही स्पोर्ट्स कार के बारे में पता है, तो क्यों ना ये जो भी कार मॉडिफाई का काम है तुम खुद करवाओ। उनकी बात सुनकर सुकांत जी ने टीवी पर ही नजर गड़ाए हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं इस बारे में देख लूंगा। मैं नेति बच्ची के लिए सबसे बेस्ट कार मॉडिफाई करवाऊंगा। वही इस वक्त तो शेखावत मेशन में भी सब टीवी देख रहे थे। सब देख रहे थे पर कोई किसी को ये शो नहीं होने दे रहा था। वो सब आपने फोन लेकर बैठे थे। सरिता जी ने हो टीवी ओपन कर दिया था और जब उन्होंने जय को नेति के साथ इंटरेस्ट पर देखा तो वो आगे रेस देखने लगी। वही पास में सब बैठे हुए थे पर किसी ने भी उन्हें टीवी बंद करने के लिए नहीं कहा। सब फोन में या फिर पेपर में देखने की नाटक कर रहे थे, पर सबकी तिरछी नजर टीवी पर जमी हुई थी। विपुल जी के है में मैगजीन था पर आंखें टीवी पर। वही अर्जित भी आपने फोन में देखते हुए तिरछी नजर से टीवी ही देख रहा था। सरिता जी सीखा जी के पास बैठी थी, वो बिना कुछ देखे टीवी देख रही थी। उन्हें किसी बहाने की जरूरत नहीं थी। वही रूही और नेहा टीवी में नेति की रेस को देखकर और उसकी इतनी सारी फैन फॉलोइंग देखकर उन्हें गुस्सा और जलन हो रही थी। अमृत भी दूसरी तरफ आपने ऑफिस में बैठकर काम ना करके फोन में नेति की रेस ही देख रहा था। वही रेस ट्रैक में नेति की कार फिनिश लाइन में पहुंच गई थी। स्टैंड में सब खड़े हो गए थे। जैसे ही नेति की कार फिनिश लाइन के पार गई सब चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। उसके पीछे 5 सेकंड के बाद ही एक और कार आकर रुकी। नेति जब कार से बाहर निकल गई तभी एक एक करके बाकी सभी कार्स भी एक एक करके फिनिश लाइन को पार कर गई। दूसरे कार से एक हैंडसम इंसान बाहर आया जो लगभग 28 साल का लग रहा था। उसके पीछे वाले कार से चिराग भी बाहर आया।
वो लड़का सीधा नेति की तरफ बढ़ गया, उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। आज वो शर्त हार गया था। वो पहले रेसिंग की दुनिया का किंग था, पर अब वो हर बार सेकंड ही आता था। आज वो जब से आया था इस लड़की को हो ढूंढ रहा था, पर काउंट डाउन होते वक्त ही ये लड़की आई। उसकी जलती निगाह हमेशा निया पर ही थी, पर आज भी वो इस लड़की को हरा नहीं पाया। उसने पहले नेति से बेट लगाया था। नेति ने अपना हेलमेट निकाल दिया और उस लड़के को देखा जो उसकी तरफ ही आ रहा था। नेति की होंठों पर तिरछी स्माइल थी जो उसकी मास्क के पीछे छुप गई थी। मिस्टर आहिर रंधावा, तो कैसा लगा फिर से एक बार मुझसे हार कर? नेति की आवाज में व्यंग को आहिर अच्छे से महसूस कर सकता था, जिस वजह से उसका गुस्सा और भी बढ़ रहा था। पहले इस लड़की ने उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी दोस्त के लिए इंसल्ट किया, जिस वजह से उसने ये शर्त रखा था अगर वो 3 साल भी जीत जाती है और इंटरनेशनल रेसर की खिताब को आपने नाम कर लेती है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे और उसकी दोस्त से माफी मांगेगी। नेति को इस बच्चे वाली गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उसे ये बेहद मजेदार लगा, इसलिए वो शर्त मान गई थी और इस साल उनका शर्त पूरा हो चुका था। नियति ने तिरछी स्माइल लिए आहिर को देखा और बोली, तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कहाँ है? माफी मांगने आ रही है या नहीं? नियति के ठंडी आवाज आहिर की कानों में पड़ी। तभी सभी कैमरा उनके ऊपर ही फोकस्ड हो गया। स्टैंड में बैठे सब स्क्रीन पर उन्हें देखने लगे। आहिर की मुठिया गुस्से से कस गई। चिराग भी आकर नियति के पास खड़ा हो गया और बोला, कहीं तुम इस शर्त से पीछे हटने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना, मेरी बो से डरकर? आहिर ने गुस्से से उसे देखा, तभी एक लड़की भागते हुए आकर आहिर के गले से लग गई। उस लड़की ने एक हॉट सी ड्रेस पहन रखी थी और भरे हुए मेकअप में वो खूबसूरत लग रही थी। वो आहिर को देखते हुए उदास होकर बोली, बेबी, क्या अब मुझे इस 2 कौड़ी की लड़की से माफी मांगना होगा? क्योंकि ये रेस जीत गई है, पर मुझे ऐसे सबके सामने माफी नहीं मांगना है। अगर मैं सबके सामने इसे और इसकी दोस्त को शर्त के हिसाब से माफी मांगूंगी तो मेरी इमेज का क्या होगा? जरा सोचो बेबी, और मेरे साथ साथ तुम्हारी इमेज का क्या होगा? आहिर अपनी गर्लफ्रेंड नोरा को कुछ कहता उससे पहले ही एक थापड़ नोरा की गाल पर पड़ा। इस एक थापड़ से ही नोरा को जैसे एक साथ चांद तारे सब कुछ दिखने लगे थे। ये थापड़ नेति ने मारा था। चिराग ने गुस्से से नेति को देखा। उस दिन भी रेस के टाइम इस लड़की ने नोरा को सबके सामने थापड़ मारा था, क्योंकि नोरा की बहन इस लड़की की दोस्त के साथ हो रही थी और नोरा ने उसे कुछ गलत कह दिया था। वहीं स्टैंड में पिन ड्रॉप साइलेंस था। आहिर सबसे हैंडसम रेसर था, एक बेहद ही रिच फैमिली का लड़का भी था वो। उसके भी रेसिंग के लाखों फैन थे, क्योंकि रेसिंग की गॉडेस निया के आने से पहले रेसिंग की दुनिया की किंग आहिर था और उन्हें यहाँ गॉडेस निया और किंग आहिर के बीच लगी शर्त के बारे में भी पता था। दरअसल जब पहली बार नेति रेस में पार्टिसिपेट करने आई थी सिर्फ मजे के लिए, तब सब एक लड़की को इतनी बड़ी रेस में पार्टिसिपेट करते देख बेहद कुछ कह रहे थे। तब नोरा ने भी नेति, खुशी और सुमन को बेहद कुछ सुनाया था, जिस वजह से खुशी ने भी इस लड़की को गालियां देकर मारा था। पर जब नोरा ने सुमन को अनाथ कचरा कहा, क्योंकि उसने सुन लिया था सुमन को ये कहते हुए कि वो एक ऑर्फन है, जब वो अपनी एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन करवा रही थी, और नेति को ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि कोई उसकी दोस्त को इस तरह से कुछ भी कहे। वो मौत की देवी थी, एक कैसे इस लड़की को छोड़ देती। नेति ने सबके सामने उसे थापड़ मार दिया और घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए बोला, पर आहिर जल्दी उसके पास आ गया और उसने उसके सामने बड़े घमंड के साथ ये शर्त रखा था और आज उसे अपनी बेट के बारे में सोचकर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा रोमा की वजह से नहीं था, क्योंकि रोमा घुटनों पर बैठकर सबके सामने माफी मांगने वाली थी, बल्कि गुस्सा वो इसलिए था क्योंकि सबके लिए रोमा उसकी गर्लफ्रेंड थी। अगर रोमा की बेइज्जती हुई तो क्या ये उसकी भी बेइज्जती नहीं है? तभी नेति मुड़ गई पीछे। खुशी और सुमन फिनिश लाइन गेट से अंदर आ रही थी। सभी फैमिली मेंबर को हैरानी हो रही थी कि नेति ने क्यों उस लड़की को थापड़ मारा, क्योंकि उन्हें उनकी बातें अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रही थी। प्रखर और कियान की आंखें सर्द हो गई थी। अगर इस लड़के ने या लड़की ने उसकी वाइफी, उसकी मम्मी को परेशान किया होगा, वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। वही आहिर को लगा कि निया वापस जा रही है। रोमा रोते हुए बोली, बेबी तुम देख क्या रहे हो? रोको इस लड़की को, इसने फिर से आज सालों बाद सबके सामने मुझे उसी तरह से थापड़ मारा है। तुम उसे बिना सजा दिए ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो ना? उसे लग रहा था नेति बस एक मिडिल क्लास फैमिली से है, भले ही वो दुनिया की टॉप रेसर हो, फिर भी क्या फायदा, वो एक बेहद रिच फैमिली से था और उसका बेबी आहिर एक राज परिवार से था। उनका बिजनेस भी दुनिया के टॉप में था। अगर वो निया को सबक सिखाएगा तो कौन क्या कर सकता है और उसे रोक सकता है?
आहिर को भी अब गुस्सा आ रहा था। निया उसकी ईगो को हर बार चैलेंज करती थी। उसने नियति को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे थापड़ मारने की बात माफी मांगने की हुई थी। वो मांगने वाली थी। जैसे नियति को महसूस हुआ कि आहिर का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है, नियति घूम गई। जिस वजह से आहिर का हाथ जो नियति के कंधे पर वो रख कर पीछे घुमाने वाला था, वो उसकी पीछे मास्क की डोरी में फंस गया। आहिर ने हाथ पीछे खींच लिया तो नियति की चेहरे से मास्क उतर गया। नियति को जब महसूस हुआ कि उसकी चेहरे पर अब मास्क नहीं है, उसकी आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो गई। उसने अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से खतरनाक नजरों से आहिर को घूर कर देखा, जैसे अभी उसकी जान ले लेना चाहती हो। आज तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था, और आज इस लड़के ने उसकी चेहरे को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। वही आहिर तो हैरानी से आपने सामने खड़ी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी धड़कन हो रुक गया हो। नियति इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखकर उसे पाने के लिए देश के बीच लड़ाई हो सकती थी। वही बाकी सब स्टैंड में बैठे फैंस जो अभी तक मजा ले रहे थे, उन्हें बेहद मजा आ रहा था ये टकरार देखकर। वो तो चाहते थे उनके किंग और गॉडेस के बीच टकरार वाला प्यार ही सही हो जाए। इसलिए निया की फैंस निया के लिए चीयर कर रहे थे ताकि वो नोरा को पीटे। वही इससे उल्टा आहिर के फैंस आहिर को कह रहे थे वो मिस निया को प्रपोज करे। पर इस वक्त नियति की असली चेहरे को देखकर जैसे वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। सब आपने सामने स्क्रीन पर उस बेहद खूबसूरत हसीन चेहरे को देख रहे थे। नियति की गहरी ब्लू आंखें, दूध जैसा बेदाग चमकता चेहरा, गुलाब की पंखुड़ी जैसे नेचुरल रेड लिप्स, और होंठों के नीचे का वो काला तिल जैसे मानो भगवान ने उसे तराश कर खुद ही नजर का टीका लगाकर भेजा हो। प्रखर का गुस्सा, जलन, नियति की खूबसूरती। हाउ डेयर यू, नियति की ठंडी गुस्से भरी आवाज से आहिर सेंस में आया, जो अब तक नियति की खूबसूरती में ही खोया हुआ था। उसने नियति को देखा, वो सच में बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत कि सारे एक्ट्रेस, मॉडल और स्टार्स भी उसकी आगे फीके पड़ जाए। उसकी आंखें गहरी समुंदर की तरह ब्लू थी, जो इस वक्त गुस्से से भरी हुई लाल हो गई थी। उसने आज तक इतने सालों में इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। वो तो जैसे पलक तक झपकाना ही भूल गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। वहीं स्टैंड में बैठे लोग तो हूटिंग करने लगे और बातें करने लगे। मुझे पता था हमारी गोडेस निया बेहद ज्यादा खूबसूरत होगी, इसलिए वो किसी को अपना फेस नहीं दिखाती है। ना ही इन सालों में उन्होंने अपनी फेस रिवील किया। अगर पहले ही फेस रिवील करती तो क्या अब तक हर कोई हमारी रेसिंग की गोडेस का दीवाना नहीं बन चुका होता। मैंने तो इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा है। अब तो मैं जिंदगी भर अपनी गोडेस का पीछा करना चाहता हूँ। क्या पता मेरी गोडेस मेरी सिंसियरिटी और प्यार को देखकर मुझे शादी के लिए हाँ बोल दे। ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा ना। मैं तो जान भी देने को तैयार हूँ मेरी गोडेस निया की प्यार में। हाय, हमारी गोडेस कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ये तो मिस वर्ल्ड से भी ज्यादा खूबसूरत है। कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल है, और देखकर सिर्फ 17-18 साल की लग रही है। तो हमारी गॉडेस निया कितनी छोटी थी जब उन्होंने रेसिंग किंग आहिर को हराया था और विनर का खिताब छीन लिया था। स्टैंड में बैठे लोग बातें कर रहे थे, चिल्लाकर नियति को प्रपोज कर रहे थे, और सब देखकर इस वक्त प्रखर का खून खौल रहा था। कियान भी गुस्से से पागल हो रहा था। उसे अपनी मम्मी के सामने खड़ी उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी मम्मी की मास्क निकालने की। अब क्या होगा, कितने लोग उसकी ब्यूटीफुल मम्मी को देखकर उनके पीछे पड़ जाएंगे। उसके डैड के लिए कंपटीशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या होगा अगर उसकी मम्मी को भी उसके डैड से ज्यादा अच्छा और उनकी एज का लड़का कोई पसंद आ गया तो। उसके डैड तो मम्मी से कितने बड़े हैं। उसने घरवालों से सुना तो था, वो भी डैड से उस दिन यही कह रहे थे। तो क्या उसकी मम्मी डैड और उससे दूर नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसकी मम्मी पर सिर्फ उसके डैड का हक है, और उसके डैड से भी ज्यादा अपनी मम्मी पर उसका हक है। डैड, आप बैठकर क्या देख रहे हैं। देखिए सब कैसे मम्मी को देख रहे हैं। कहीं ये लोग मम्मी को हमसे ना छीन ले। और वो गंदा लड़का, उसने मेरी मम्मी की मुंह से मास्क निकाल दिया। मम्मी गुस्से में है, आपको मम्मी के पास जाना चाहिए। प्रखर जो गुस्से से उबल रहा था वो उठकर खड़ा हो गया, और बाकी सब भी खड़े हो गए और वहां से नीचे फिनिश लाइन की तरफ चले गए। वहीं नीचे आहिर नियति को गुस्से में देखकर भी पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज पहली बार कोई लड़की उसे मिली थी जिससे उसका दिल लगाने का मन कर रहा था।
वरना वो तो प्यार को दिमाग का खेल समझता था। नोरा उसकी मंगेतर थी जिसे उसकी फैमिली ने उसकी गले बांध दिया था, पर उसे ये प्यार पर कोई भरोसा नहीं था। उसने नोरा के होते हुए भी कई गर्लफ्रेंड बनाया था, पर कोई आज तक उसकी दिल तक नहीं पहुंची थी। ना ही उसने किसी लड़की को अपने दिल तक आने दिया था। ये लड़की जो दिखने में सिर्फ 17-18 साल की लग रही थी, आज इस लड़की को देखकर उसका दिल धड़कने लगा था। उसे इस लड़की से दिल लगाने का मन करने लगा था, और जो वो सोचता था हमेशा वही करता था। वही आपने आहिर को इस तरह से सामने खड़ी लड़की को देखता देख नोरा को बेहद जलन हो रही थी। वो आहिर की मंगेतर थी, दुनिया के सामने आहिर ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था, पर वो उसे उस तरह से प्यार नहीं करता था जिस तरह से वो चाहती थी, पर उसे बस आहिर चाहिए था। जब तक आहिर उससे शादी करता है, ये उसके लिए काफी था। उसे सामने खड़ी लड़की निया से बेहद जलन और नफरत हो रही थी। उसका बेबी इस लड़की को इस तरह से क्यों देख रहा है? नेती की खूबसूरती से भी उसे इस वक्त बेहद जलन हो रही थी। अब तक तो खुशी सुमन नेती के पास खड़े हो गए थे, दोनों भी गुस्से में थे। वो जानते थे न्यू की चेहरा दुनिया के सामने आने से क्या हो सकता है, कितनी प्रॉब्लम और खतरा बढ़ सकता है, और इस लड़के की वजह से आज ये भी हो गया था, वो भी पूरे दुनिया के सामने। उनका तो इस लड़के को जान से मार देने का मन कर रहा था। चिराग भी गुस्से से आहिर को घूर रहा था। तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी न्यू की चेहरे से मास्क उतारने की? आज मैं तुम्हारा कब्र यही खोद दूंगी, खुशी गुस्से से चिल्लाई। आहिर की हाथ में अभी अभी नेती की मास्क था। उसने उस मास्क को देखा और उसे आपने रेसिंग सूट की पॉकेट में डाल दिया। ये देखकर तो नेती की आंखें खून की तरह लाल हो गई। क्या तुम मरना चाहते हो? नेती की ठंडी सर्द आवाज आई। हवा से उसकी बाल उड़ रहे थे। इस वक्त वो किसी हसीन कयामत की तरह लग रही थी, जो खतरनाक भी थी और खूबसूरत भी। आहिर के दिल में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। ये लड़की सच में बेहद ठंडी थी, पर जो भी थी अब से ये उसकी थी। वो इस लड़की को अपना बनाकर ही रहेगा। तभी प्रखर वहां आ गया। वो इस वक्त गुस्से से उबल रहा था। उसके हाथ में एक मास्क था। उसने जल्दी से नेती को अपनी बाहों में खींच लिया और उस मास्क को अपनी बनी की चेहरे पर पहना दिया। उसने महसूस किया कि उसकी बनी गुस्से से कांप रही है। वो अपनी चेहरे को दुनिया से छुपा कर रखती है। इसका एक बेहद बड़ा रीजन था जो खुशी और सुमन और प्रमित के सिवा किसी को भी नहीं पता था। इनफैक्ट उसके दोनों असिस्टेंट रोहित और रचित को भी नहीं पता था कि उनकी बॉस हमेशा क्यों अपनी चेहरा छुपा कर रखती है। उसने घूर कर आहिर को जलती हुई आंखों से देखा और अपनी एक एक वर्ड को चबाते हुए बोला, अपनी आंखें मेरी बनी से दूर रखो, वरना मुझे तुम्हारी इन आंखों को निकाल कर चिलकों को खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर आहिर की मुठिया कस गई। ये कौन है जो इस तरह से उसकी निया को गले लगाए हुआ है? आहिर ने पूरी तरह से सोच लिया था कि वो निया से अब शादी करेगा, चाहे कैसे भी हो, प्यार से या जबरदस्ती से। पर प्रखर का ऑरा बिल्कुल अलग था। आज तक आहिर किसी से नहीं डरा था, आज पहली बार उसे इस इंसान से डरावना वाइब आ रहा था। तभी प्रमित आगे आया और कोल्ड आवाज में बोला, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब कोई मेरी प्रिंसेस को टच भी करे, और आज तुमने ये गलती की है आहिर रंधावा। अगर कोई और होता तो मैं उसे जहन्नुम पहुंचा चुका होता। प्रमित को देखकर आहिर हैरान रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा और चीड़ नजर आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब ये प्रमित भारद्वाज कहाँ से आ गया, जो उसका कॉलेज टाइम से ही दुश्मन था, या फिर उनकी दोस्ती ही दुश्मनी में बदल गई थी। और ये उसकी निया को अपनी प्रिंसेस क्यों कह रहा है? उसका तो कोई बहन भी नहीं है। कियान इस वक्त अपनी मम्मी से चिपका हुआ था। उसने घूर कर आहिर को देखा। उसकी काली गहरी आंखें और भी डरावनी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान जाग गया हो। वो बिल्कुल प्रखर जैसा लग रहा था। तभी प्रमित मुड़ गया और बोला, चलो यहाँ से प्रिंसेस, तुम्हें बकवास इंसानों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी खुशी बोली, क्यों, इन्होंने इतना बड़ा शर्त रखा था, पूरा नहीं करने वाले हैं? उसकी बात सुनकर आहिर ने नोरा को देखा जो नामे सिर हिला रही थी। आहिर मैं कैसे सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग सकती हूँ? तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे है ना बेबी? वो इतने लोगों के सामने और पूरे दुनिया के सामने कभी घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगेगी, वरना पूरे दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती होती। वो एक रिच रेपुटेड फैमिली से है, वो अपनी प्राउड को कैसे साइड कर सकती है? तभी आहिर की ठंडी आवाज आई, नील डाउन। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। उसकी बात सुनकर नोरा ने उसे हैरानी से देखा। क्या आहिर उसे ही ये कह रहा है? तभी आहिर की आवाज आई जो और भी कोल हो गई थी, मैंने कहा घुटनों पर बैठो और माफी मांगो।
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आहिर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी मंगेतर हूँ, नोरा डरते हुए बोली। आहिर ने बिना भाव के उसे देखा और बोला, ये शर्त तुमने ही रखने को कहा था, अब तुम ही इसे पूरा करोगी। नोरा तो हैरान थी। तभी अहीर ने नोरा को घूर कर देखा तो नोरा ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू और अपमान का घूंट पिया घुटनों के बल बैठ गई, और गुस्से और नफरत से। नेति और खुशी सुमन को देखकर उसने सॉरी कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह से उस दिन तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। सुमन ने मुंह फेर लिया, ये उसके लिए हमेशा का था, कोई ना कोई उसे अनाथ कह ही देता था, जो कि सच था। वो सच में एक अनाथ थी, उसे नहीं पता था कि उसकी माँ बाप कौन है, क्यों उन लोगों ने उसे कचरे में फेंक दिया। अब तो उसने बातों को दिल से लगाना भी बंद कर दिया था जब से वो नेति से मिली थी। खुशी मुंह बनाकर बोली, जाओ तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घटिया कुत्तों से बदतर हो, देखो ये कैसे माफी मांगी रही है, जैसे एहसान कर रही है। प्रखर ने नेति को देखा और आहिर को ठंडे भाव से घूर कर नेति को गोद में उठा लिया। वो सबको दिखाना चाहता था कि उसकी बनी सिर्फ उसकी है। नेति ने कुछ नहीं कहा, उसने उसकी सीने कर सिर रख दिया, और इस मोमेंट को देखकर ऑडियंस स्टैंड में बैठे नियति की फैंस चिल्लाने लगे। कुछ हूटिंग कर रहे थे और बेस जोड़ी कह रहे थे, तो कुछ का तो दिल ही टूट गया था जब उन्होंने देखा कि उनकी रेसिंग गोडेस की ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वो नेति को लेकर वहां से चला गया तो जय और बाकी सब भी आहिर को घूरते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही नोरा ने आहिर को देखा इस उम्मीद में कि वो उसे खुद उठाएगा, पर जब उसने आहिर को देखा जो वहां से जाती हुई निया को देख रही थी जो किसी के गोद में थी, तो उसे बेहद गुस्सा और जलन हो रही थी। वो गुस्से से तमतमाते हुए उठकर खड़ी हो गई। उसने आहिर का अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए रोते हुए उसे हग कर लिया और बोली, आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ने वाली हूँ। आहिर ने नोरा को खुद से दूर झटक दिया और वहां से लॉन्च की तरफ चला गया। नोरा भी दांत पीसते हुए उसके पीछे पीछे आहिर को बुलाते हुए चली गई। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त शेखावत मेशन में हॉल में जो सब टीवी देख रहे थे, नेति की चेहरा कैमरा में रिवील हुआ देख उन्हें कुछ समझ नहीं आया। विपुल जी थोड़े परेशान से हो गए। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी क्यों हमेशा अपनी फेस को मास्क के पीछे कवर करके रखती है, पर वजह चाहे कुछ भी हो सकता है, फेस की वजह से उनकी बेटी को बेहद परेशानी हो, और ये बात तो वो भी नहीं चाहते थे। भले ही उनकी बेटी उनसे नफरत करे पर सेफ रहे, बस अब वो यही चाहते थे। क्योंकि को उन्होंने किया था उसके बाद तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी बच्ची उन्हें माफ करेगी, वो बस माफी ही मांग सकते हैं। वहीं नेहा और रूही तो जलन से उबल रही थी। चेहरा ना देखकर तो सभी नेति के पीछे पागल थे, उसके इतने फैन थे। तो अब जब उसकी खूबसूरत चेहरा सामने आ गया है, तो इतने लोगों को नेति की खूबसूरती की तारीफ करता देखकर दोनों की तन बदन में आग सी लग रही थी। रूही अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, जो भी हो, पर इन लोगों के सामने नेति ने एक लड़की को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहा, ये बिल्कुल सही नहीं था। क्या वो ये शर्त भूल नहीं सकती थी? उसकी बात सुनकर सबकी नजर उस पर गई। विपुल जी का भाव ठंडा हो गया। वो बोले, उसने नेति और उसकी दोस्त की सबके सामने पहले इंसल्ट की थी, क्या तुमने सुना नहीं? और नेति ने क्या गलत किया? तुम्हें अपनी बहन क्यों गलत लग रही है? सीखा जी भी कुछ बोलने वाली थी पर विपुल जी को बोलता देख चुप हो गई। उन्हें भी रूही की बातें अच्छी नहीं लगी थी। वही रूही अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, डैड मुझे तो बस उस लड़की को सबके सामने बेइज्जती होते देख बुरा लगा, इसलिए बोली, मैं नेति को गलत नहीं कह रही हूँ। तभी विपुल जी ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोले, तुम खुद पर ध्यान दो, तुम्हें नेति क्या करती है, इसमें दोष निकालने की जरूरत नहीं है। नेति के लिए प्रपोजल, रायजादा फैमिली की टेंशन, वह जो भी करती है सब कुछ सोच समझ कर करती है। वह कोई आम लड़की नहीं है जिसकी कोई भी आकर इंसल्ट करके चला जाए और वह कुछ भी ना कहकर बस चुपचाप देखती रहे। विपुल जी का भाव इस वक्त बेहद सख्त था, जिस वजह से आज पहली बार रूही को अपने डैड से सच में डर लग रहा था। वही शिखा जी को भी रूही पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। हर बात पर रूही क्यों बीच में आ जाती थी, क्यों वह हर बात में नेति की ही गलतियां निकालने को तैयार रहती थी। जितना उन्हें रूही पर गुस्सा आ रहा था उतना ही इस वक्त खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। ये सब उनकी ही गलत ही है, शायद उन्होंने ही रूही को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार देकर बड़ा किया है। वो गंभीर भाव से बोली, रूही मुझे अब नेति के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना है। नेति तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसकी ही गलती कैसे निकाल सकती हो जबकि गलती सामने वाली लड़की की है। अगर वो नेति की और उसकी दोस्तों की बेइज्जती नहीं करती तो क्या नेति उसे सबके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए कहती?
उनकी बात सुनकर रूही और नेहा दोनों ही हैरान हो गए। रूही को तो इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, क्या उसकी मॉम भी अब उसके डैड और अमृत भाई की तरह उससे दूर हो रही है? नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। उसकी मॉम और डैड भाई सब उसके फैमिली है। वो उन सब की छोटी प्रिंसेस थी और आगे भी हमेशा रहेगी। वो कभी भी नियति को अपनी जगह नहीं लेने देगी, चाहे उसे कुछ भी क्यों करना पड़े। इस वक्त उसे रोना भी आ रहा था, कैसे उसकी मॉम उस नियति के साइड ले सकती है। वो सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे कि उसकी मोम फिर से नियति को छोड़कर सिर्फ उससे ही प्यार करे। उसने आंखों में आंसू लिए अपनी मोम को देखा और बोली, मैं समझ गई मोम, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। अगर आपको और डैड को पसंद नहीं है कि मैं कुछ भी कहूं तो फिर आगे से कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं हमेशा चुप ही रहूंगी। मैं बस अपनी छोटी बहन को गलत करते हुए नहीं देख पाई, इसलिए मैंने कुछ भी कह दिया। आप मेरी बात को सीरियसली मत लीजिए। इतना कहकर वो रोते हुए सोफे से खड़ी हो गई और वहां से भागते हुए चली गई। उसे इस तरह से रोते हुए भाग कर जाते देखकर विपुल जी और सीखा जी को लगा, कहीं उन्होंने रूही को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना। अर्जित को भी अपनी मोम और डैड की बातें अच्छी नहीं लगी थी। रूही तो बस नियति के बारे में थोड़ा ही बोली, क्योंकि शायद उसे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था। उसके मोम और डैड को क्या जरूरत थी इतना गुस्सा होने की और उसकी प्रिंसेस को इतना सब कुछ सुनाने की। शिखा जी को थोड़ा बुरा तो लगा था। रूही को उन्होंने बचपन से पाला था और उन्होंने उसे पहले कभी नहीं डांटा था। उन्हें पता था उनके डांटने की वजह से रूही को जरूर थोड़ा बुरा लगा होगा, इसलिए वह रो रही है। पर वह रूही को मनाने के लिए उसके पीछे नहीं गई। अब उन्हें रूही की रोने से एक अजीब सी चिढ़ होती थी। पहले जब भी रूही रोती थी तो शिखा जी को बहुत बुरा लगता था। वो कैसे भी करके रूही को मनाने लगती थी, पर अब तो उन्हें रूही की रोने से ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता था। नियति रूही से कितनी छोटी है, बचपन से उसने कितना कुछ सहा है, पर उन्होंने नियति को यहाँ आने के बाद से कभी रोते हुए नहीं देखा है। जबकि उनकी बच्ची ने तो सबसे ज्यादा सफर किया है। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके दिल में धीरे धीरे गुस्सा और नफरत भरता जा रहा था। नेहा सोफे से उठकर खड़ी हो गई और बोली, मैं रूही को देखती हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली गई। वही अर्जित सोफे पर बैठकर अपने फोन में फिर लाइव देखने लगा और जब उसने देखा कि कैसे लोग उसकी बहन के बारे में कमेंट कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आने लगा, क्योंकि सब उसकी बहन के पीछे पड़े हुए थे। कमेंट सेक्शन में इस वक्त तहलका मचा हुआ था। नियति की फेस देखने के बाद सब जैसे पागल हो गए थे। कोई उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर रहा था, तो कोई उसे शादी करने को कह रहा था, तो कोई अपने बेटे के लिए उसे बहू बनाना चाहता था और एड्रेस ढूंढकर उसकी घरवालों से हाथ मांगना चाहता था। हाय मेरी गोडेसनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत है, मेरी तो नजर ही नहीं है रही है। मैं इस क्लिप को अब तक 100 बार देख चुका हूँ। मिस मिया को देखकर तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी दिल की रानी मिल चुकी है। प्लीज गोडेसनिया, आपको बहुत प्यार करता हूँ, मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। आपकी कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दूंगा। मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ गोडेसनिया, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। आपको देखकर मेरे दिल में गिटार बजाने लगी है। मुझे लगता है आप ही मेरे लिए बनी हो, इसलिए आज तक कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं आई। मैंने आज तक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। यह उन शोकेस मॉडल और एक्ट्रेस मिस वर्ल्ड सभी ज्यादा खूबसूरत है। वही तो मैं सोचूं, हमारी रेसिंग गोडेसनिया अपनी फेस को हमेशा मास्क से कर करके क्यों रखती है। आज मुझे इसका रीजन पता चल गया, क्योंकि हमारी रेसिंग गोडेसनिया दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। अगर वह पहले अपनी चेहरा दिखा देती तो क्या अब तक उनके पीछे लड़कों की लाइन नहीं लगी होती। भगवान, हमारी गोडेसनिया कितनी साल की है, 16 या 17 साल की, फिर भी कितनी अच्छी रेसिंग करती है। सच में हमारी गोडेस तो ब्यूटी विद ब्रेन प्लस पावर है। मैंने आज तक ऐसी लड़की कभी नहीं देखी है जो इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी ड्राइव करती हो। प्लीज क्या कोई मुझे मेरी गोडेस की एड्रेस दे सकता है। मैं अपनी गोडेस को प्रपोज करने जाना चाहता हूँ। मैं भीख मांगता हूँ, एटलीस्ट कोई नंबर तो दे दीजिए। ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, क्या कोई बता सकता है कि यह प्यारी बच्ची किस खानदान से बिलोंग करती है। मैं अपने बेटे के लिए इस बच्ची की हाथ मांगना चाहती हूँ। मेरे बेटे का कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पूरे एशिया में टॉपर है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है अपने बेटे के लिए। मेरे बेटे को रेसिंग भी पसंद है। वो अभी सिर्फ 24 साल का है, पर मैं जल्द से जल्द इस बच्ची से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। मेरा बेटा भी 25-26 साल का है और वह एक बड़ी कंपनी का CEO है।
मैं सच में इस बच्ची को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या प्लीज कोई मुझे इस बच्ची के बारे में और कुछ बता सकता है, इसकी नाम के अलावा? मुझे भी ये बच्ची बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, पर मुझे लगता है उसकी एक बॉयफ्रेंड है। देखा नहीं कैसे उस लड़के ने उस प्यारी बच्ची को गोद में उठाकर लेकर चला गया। फिर भी अगर वो उस लड़के को छोड़कर मेरे बेटे से शादी करना चाहेगी तो भी मैं इस बात से राजी हूँ। मुझे बस अपनी क्यूट सी बहू चाहिए। मेरा बेटा 2 लॉजिस्टिक कंपनी चलाता है और देखने में भी बेहद हैंडसम है। उसके पास पैसों की कमी नहीं है। तुम बहुत खुश रहोगी मेरी होने वाली बहू। बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, आजकल तो कितनी जल्दी डाइवोर्स भी हो जाता है, तो ब्रेकअप भी तो हो सकता है। मेरा बेटा भी बहुत हैंडसम और कैपेबल है और खुद का बिजनेस चलता है। अगर ये बच्ची मेरे बेटे को पसंद कर ले तुम उन दोनों की जरूर शादी करवा दूंगा। तुम्हारी बॉयफ्रेंड से भी मेरा बेटा अच्छे से ट्रीट करेगा। बच्ची पूरे इंटरनेट पर इस तरह से मैसेज आ रहा था और इस वक्त और अर्जित और बाकी सब भी इस कमेंट्स को देख रहे थे और गुस्से में थे। क्या उन्हें लगता है उनकी बेटी नियति कोई ऐसी लड़की है जिसे ये पैसों के दम पर अपनी बहू बना सकते हैं? उनकी बेटी के पास खुद इतनी प्रॉपर्टी है कि वो 10 देश की इकोनॉमी को अकेली ही संभाल सकती है। और जिससे उसकी शादी हो रही है वो प्रखर रायजादा है, दुनिया का सबसे रिच और हैंडसम इंसान। वही दूसरी तरफ यही हाल इस वक्त रायजादा फैमिली में भी था। सोशल मीडिया में अपनी बहू के लिए इतनी सारी प्रपोजल देखकर उन्हें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। इन लोगों की इतनी हिम्मत कि ये लोग उनकी बहू को उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो को पैसों के बारे में बताकर कि उनका बेटा कितना पैसा कमाता है, कितनी कंपनी चलाता है और कितना हैंडसम है। और तो और बेहद सारे लड़के खुद भी उनकी बहू को प्रपोज कर रहे थे। उनकी बहू की फेस रिवील होते ही इतने लोग उनकी बहू के पीछे पड़ गए हैं और उनसे उनकी बहू को छीनना चाहते हैं। नहीं, उनकी बहू को उनसे कोई नहीं छीन सकता है। उन्हें कुछ करना होगा, उन्हें जल्द से जल्द अपने नालायक बेटे को लाइन में लाना होगा और जितनी जल्दी हो सके उन दोनों की शादी करवा देनी होगी। दादी माँ बोली, जल्दी उस नालायक को फोन करो। अब पता नहीं कितने लोग मेरी पोता बहू के पीछे पड़ जाएंगे उसे शादी करने के लिए, उसे अपनी घर की बहू बनाने के लिए। बोलो उसे जल्दी हमारी बच्ची को लेकर वापस आ जाए। अंकिता जी ने जल्दी से प्रखर को कॉल किया पर प्रखर ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया, जिस वजह से उन्हें इस वक्त अपने बेटे पर बेहद गुस्सा आ रहा था। क्या होगा अगर ये सब हमारी बहू को लेकर सीरियस हो जाए और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े? और क्या होगा अगर हमारी बच्ची को आपने एज या फिर आपने से थोड़ा बड़ा लड़का पसंद आ जाए? आजकल तो सब आपने एज के हिसाब से 1-2 साल या ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल बड़े लड़के से ही शादी करते हैं। पर प्रखर तो हमारी बच्ची से कितना बड़ा है। हमारी बच्ची अभी सिर्फ 18 साल की हुई है और प्रखर ऑलरेडी 29 साल का है, पूरे 11 साल बड़ा है वो नीति बच्ची से। अंकिता जी की बातें सुनकर बाकी सब सच में डर गए। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेंगे? उनकी बहू किसी और की बहू बन जाएगी। नहीं नहीं, वो अपनी बहू को ऐसे कैसे किसी और को दे दे। अगर उनकी नेती बच्ची ने शादी से मना कर दिया तो उन्हें अपनी नेती बच्ची जैसी बहू और कहाँ मिल सकती है? कभी नहीं, नियति से अच्छी बहू उन्हें कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए उन्हें अपने नालायक बेटे पर और भी प्रेशर देना होगा ताकि वो और अच्छे से उनकी बहू को ट्रीट करे और कोई भी शिकायत का मौका ना दे और जितनी जल्दी हो सके उनकी बहू से शादी कर ले। वो फिर से प्रखर को कॉल करने लगी। वही प्रखर इस वक्त नेति को कपड़े चेंज करवा रहा था। नेति इस वक्त बिल्कुल शांत थी, जो भी प्रखर कर रहा था उसे करने दे रही थी। वो इस वक्त सच में आहिर को पीटना चाहती थी। उसने प्रखर को गले से लगा लिया और उसकी चेस्ट में अपना सिर रख दिया। प्रखर ने उसकी सिर को प्यार से सहलाया और उसे नॉर्मल कपड़े पहना दिया। वो भी जानता था कि उसकी बनी कभी अपनी फेस रिवील नहीं करती है, इसके पीछे रीजन होगा। जैसे वो भी कभी अपनी फेस दुनिया के सामने रिवील नहीं करता था। दोनों वहां से बाहर आ गए। सुमन जल्दी नेति के पास आई और बोली, तुम ठीक हो ना नीयू? नेति ने हाँ में सिर हिला दिया तो सुमन ने राहत की सांस ली। तभी खुशी आकर बोली, डोंट वरी, मैंने ऑर्गेनाइजर को कह दिया है वो उस पार्ट को इरेज कर दे जहां पर तुम्हारी फेस रिवील हुआ था और मैं बाकी फुटेज इंटरनेट से हटा दूंगी। कोई भी तो उसे ऐसे भी डाउनलोड नहीं कर सकता क्योंकि वो लाइव था। नेति ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी कियान भी आकर अपनी मम्मी की पैरों को गले से लगा लिया। नेति ने उसे गोद में उठा लिया तो कियान उसकी गाल पर हाथ रख के प्यार से बोला, आप ठीक हो मम्मी? डोंट वरी, आप जिसे कहीं कियान उन्हें सजा देगा। उसकी बात सुनकर नियति की चेहरे पर स्माइल आ गई। नेति ने देखा रूम में सिर्फ खुशी, सुमन और कियान थे,
बाकी सब बाहर थे शायद। तभी प्रखर का फोन फिर से रिंग करने लगा। प्रखर ने देखा उसकी मोम की कॉल है, तो उसने कॉल उठा लिया। नेती कियान को लेकर सोफे पर बैठ गई और पूछा, प्रमित भाई कहाँ है? पता करो वो भाई की कौन सा दोस्त है। सुमन ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से बाहर चली गई खुशी के साथ। कुछ देर बाद प्रखर ने फोन रखा और देखा कियान अपनी मम्मी की गाल पर किस करके उसकी सिर को सहला रहा है। प्रखर की दांत किटकिटा रहे थे। ये छोटा चूहा एक भी मौका नहीं छोड़ता था उसकी बीबी के पास आने का। उसने फोन देखा, उसकी मोम ने जो कहा उसे सुनकर तो उसका खून खौल रहा था। वो बैठ गया और सोशल मीडिया देखने लगा, जहां लाइव सेक्शन में कमेंट्स की भरमार थी और हर कोई उसकी बनी को उससे छीनने के पीछे पड़ा हुआ था। लाखों लड़के उसकी बीबी को इंटरनेट पर गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर रहे थे, तो कोई शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। कुछ लोग अपने बेटे के लिए उससे शादी करवाने के लिए उसकी बनी का हाथ मांग रहे थे, जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की ख्वाब मत देखो। ये सब देखकर प्रखर का दिमाग खराब होने लगा था। वो पूरी तरह से पागल होने लगा था। ये सब देखकर उसका मन कर रहा था वो अभी जाकर इन सब की जान ले ले। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी बनी को अपनी गर्लफ्रेंड, बीबी या फिर बहू बनाने के बारे में सोचने की भी? उसकी बनी सिर्फ उसकी थी, वो कभी किसी और की नहीं हो सकती थी। ना ही वो अपनी बनी को कभी किसी का होने देगा। उसने सोच लिया था यहाँ से जाते ही वो अपनी बनी से शादी कर लेगा, वरना पता नहीं कितने लोग और उसकी बनी को उससे छीनने की कोशिश करेंगे। नेती उसे इतने गुस्से में देखकर समझ गई। उस लाइव वीडियो की वजह से ही इस वक्त उसके मिस्टर आयजादा इतने ज्यादा गुस्से में है। नेती ने प्रखर के हाथ पर हाथ रख दिया। कियान भी आपने डैड के फोन में मैसेज देखने लगा और गुस्से से बोला, ये सब मेरी मम्मी को मुझसे छीना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी मम्मी तो सिर्फ मेरी है ना। कियान ने कसकर नेती को गले से लगा लिया और बोला, डैड आप जल्दी से मम्मी से शादी कर लीजिए, आप तो कछुए से भी स्लो है। अगर मेरी मम्मी को कोई और ले गया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसे घूर कर देखा। एक तो उसे गुस्सा आ रहा था इस वक्त, क्योंकि उसकी बीबी के पीछे इतने लोग पागल हो रहे थे, और ये चिरकुट उसे ही धमकी दे रहा है। क्या इसे अपनी मम्मी को इस वक्त प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? कियान ने नेती को देखा और बोला, मम्मी आप कियान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी ना? मैं प्रॉमिस करता हूँ डैड, और आज से आपकी सारी बात मानेंगे। डैड आपको और भी अच्छे से ट्रीट करेंगे, और डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी भी आपके नाम पर कर देंगे। डैड के सारे क्रेडिट कार्ड्स भी आपको दे देंगे। इतना कहकर उसने अपने डैड को देखा और बोला, है ना डैड? उसकी बात सुनकर प्रखर चिढ़ गया। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी बीबी को सब कुछ देने। वो तो अपनी जान भी अपनी बीबी को दे सकता था, पर लग रहा था जैसे ये पिद्दी सारा क्रेडिट लेना चाहता है। नेती उन दोनों बाप बेटे को देखकर हंसने लगी और बोली, वैसे भी मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हारी मोम के पास बेहद प्रॉपर्टी है, मुझे तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए कियान बेटा। उसकी बात सुनकर कियान दिल ही दिल में खुश हो गया। उसने उन सभी ख्याल को झटक दिया कि उसकी मम्मी कभी उसे छोड़कर जा सकती है। उसका मन कर रहा था अभी सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दे कि उसकी मम्मी ने कहा है वो उसे और डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो तो आपने डैड और मम्मी की फोटो को सोशल मीडिया में भी डालना चाहती थी आपने डैड के साथ, और उन सबको वार्निंग देना चाहती थी कि अगर किसी ने उसकी मोम की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो वो और उसके डैड उसे छोड़ेंगे नहीं। वो तो उन सबको जिंदा ब्लैक और किंग या फिर बाकी वाइल्ड एनिमल के सामने फेंक देंगे। प्रखर गुस्से में था। वो नेती और कियान को लेकर वहां से बाहर चला गया। वहीं जैसे ही वो तीनों बाहर आए, बाहर सब लॉन्च में बैठे हुए थे और दादाजी दादी माँ रूम में थे। रोहित, सुमन और खुशी ने परेशान होकर नियति को देखा और तीनों उसके पास आ गए। बाकी सब भी आ गए। नेती ने सबको देखा और हमेशा की तरह कोल्ड आवाज में बोली, चलिए सब विला चलते हैं। हम आज ही इंडिया वापस चले जाएंगे। इंडिया उसकी टेरिटरी थी, यहाँ पर उसके ज्यादा लोग नहीं थे और इस वक्त लगभग पूरा फैमिली सब उसके पास थे। वो किसी को भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। सब और 2-4 दिन रुक कर घूमना तो चाहते थे, पर वो समझ रहे थे शायद नियति को यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। जय दादाजी और दादी माँ को बुलाने के लिए चला गया। उन दोनों के आने के बाद सब वहां से निकल गए। वहीं जैसे ही वो लॉन्च से बाहर आए, नियति के सामने कोई आकर खड़ा हो गया। उस लड़के को देखकर प्रखर का तो खून खौल रहा था। सब कुछ इस लड़के की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि ये कोई और नहीं आहिर था जो इस वक्त नेती के सामने खड़ा था। नेती ने गुस्से से दांत पीस लिया, और ये लड़का नहीं होता तो दुनिया के सामने उसका चेहरा आता ही नहीं और ना ही उसे इतनी परेशानी होती। हेलो मिस निया, क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं?
आहिर की होंठों पर इस वक्त स्माइल थी जो नियति को और भी गुस्सा दिला रहा था। तभी प्रमित नियति के साइड आ गया और बोला, मेरी प्रिंसेस बकवास लोगों से बात नहीं करती है। मिस्टर आहिर रंधावा, तुम्हें जो प्रॉब्लम क्रिएट करना था तुम कर चुके हो। अगर अब फिर से तुम मेरी बहन के सामने आए तो मैं तुम्हें वार नहीं करूंगा और ना ही ये देखूंगा कि तुम कभी मेरे सो कॉल दोस्त थे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर आहिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मुझे भी तुम्हें दोस्त मानने का कोई शौक नहीं है, धोखेबाज कहीं का। पर तुम्हें ये भी अच्छी तरह से पता है कि जो चीज मुझे एक बार पसंद आ जाए मैं उसे पाकर ही रहता हूँ। जब तक वो चीज मुझे ना मिल जाए मैं शांत नहीं बैठूंगा। और यहाँ तो फिर भी कोई चीज नहीं बल्कि जीती जागती इंसान है। तुम्हारी बहन, तुम्हारी प्रिंसेस मुझे बेहद पसंद आ गई है प्रमित, और मैं जब उसे प्यार करने लगा हम तो कोई चांस नहीं है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बहन का पीछा करने छोड़ दूं। उसने इतना ही कहा था कि उसकी मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ा। क्योंकि आहिर प्रमीत से बात कर रहा था इसलिए उसका किसी और पर कोई ध्यान ही नहीं था। वो लड़खड़ा कर पीछे हट गया। वो गिरने वाला था, उससे पहले उसकी टीम मेंबर ने उसे पकड़ लिया। उसने गुस्से से सामने देखा तो उसे निया के पास खड़े लड़के ने मारा था। नियति तो इस वक्त उसे गुस्से से घूर रही थी जैसे वो अभी उसे मार डालेगी। उसे पंच प्रखर ने मारा था। उसकी आसपास का ऑरा भयानक हो गया था, उसकी आंखें सुनहरी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी आहिर को यहीं पर फाड़ कर उसका खून कर देगा। उसकी अंदर का जानवर जैसे जाग रहा था। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसके सामने ही उसकी बीबी के बारे में ऐसी बातें करने की। एक बार के लिए तो आहिर भी डर गया। वो एक शाही परिवार से था, उनकी फैमिली सालों से रूल करता आया था। बचपन से उसने है तरह की ट्रेनिंग ली हुई थी, पर आज तक कभी भी उसे डर नहीं लगा था। ना ही ऐसा फील हुआ था जैसे इस वक्त उसे प्रखर के सामने फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार जानवर उसे घूर रहा हो। तभी प्रखर की कोल्ड आवाज उसकी कानों में पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की भी तुम मेरी होने वाली बीबी को कभी हासिल कर सकते हो आहिर रंधावा। प्रखर आपनी बनी पर मैं किसी की नजर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यहाँ तो ये आहिर रंधावा सामने खड़ा उसकी बीबी को प्यार करने की बातें कर रहा है। वो फिर से आहिर को मारने के लिए आगे बढ़ता और कुछ करता उससे पहले ही नियति ने उसकी हाथ को पकड़ लिया। वो जानती थी अगर उसके हब्बी यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और फिर उन्हें काबू में लाना मुश्किल हो जाएगा। नियति की टच से प्रखर जो गुस्से से उबल रहा था थोड़ा शांत हो गया। उसने नियति को सुनहरी और गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से देखा तो नियति ने उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया और आहिर को देखकर ठंडी मगर सर्द आवाज में बोली, अपना ये बहम आपने पास रखो मिस्टर रंधावा, वरना पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इतना कहकर वो वहां से कियान और प्रखर के साथ जाने को हुई तो आहिर आपने होंठ के कोने से खून पोंछते हुए प्रखर को घूरते हुए बोला, वो तो टाइम बताएगा कि कौन किसकी है, और क्या पता बाद में किसी को मुझसे प्यार हो भी जाए। उसकी बात सुनकर प्रखर फिर से गुस्से से फटने वाला था, पर नियति उसे और कियान को लेकर आगे बढ़ गई। उसे इस पागल इंसान से और कोई बात नहीं करनी थी। उनके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। सिर्फ प्रमित इस वक्त आहिर के सामने खड़ा था। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसका ये दोस्त कितना जिद्दी है। इसी तरह की एक जिद की वजह सही तो उनकी दोस्ती टूटी थी, वरना पहले तो उनकी दोस्ती सगे भाई से भी बढ़कर थी। उसने बिना भाग के आहिर को देखा और बोला, जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की ख्वाब मत देखो आहिर, वरना बर्बाद हो जाओगे। मेरी बहन से दूर रहो, वो किसी और की है जो अभी अभी तुम्हें पंच ट्रीटमेंट देकर गया है। तुम उसे कभी नहीं पा सकते, इसलिए अच्छा होगा तुम मेरी बहन के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ। अपनी इस बकवास दिमाग से मेरी बहन को बाहर निकाल दो। अगर तुम फिर भी उसके पीछे पड़े रहे तो उसका मंगेतर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो बस आहिर को समझ सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। बाकी यह लड़का समझता है या नहीं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। उसकी बात सुनकर आहिर बोला, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो प्रमित की को मैं ठान लेता हूं करके ही रहता हूँ। मुझे सालों बाद फिर से प्यार हुआ है और मैं अपनी प्यार को इस बार खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। चाहे सामने कोई भी खड़ा क्यों ना हो, वह तू ही क्यों ना हो, इस बार आपने प्यार को हासिल करके ही रहूंगा। तो फिर अब मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरी बहन कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे तू अप्रोच भी कर सके। वो बाकी लड़कियों से अलग है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है। वह खुद के साथ साथ दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तू जो सोच रहा है वह कभी नहीं होगा। मेरी बहन और उसका होने वाला पति दोनों ही आग है। एक को कुछ हुआ तो दूसरा दुनिया को तबाह कर देगा। इतना कहकर वो भी वहां से चला गया। प्रमित के जाने के बाद आहिर ने मुड़कर उन्हें जाते हुए देखा
और वहां से अपने टीम मेंबर के साथ अंदर चला गया। मुझे तो लगता है मिस निया बहुत पावरफुल है, तो जिससे वो शादी करने वाली है वो भी बहुत पावरफुल होगा। तुम उसके पीछे जाना छोड़ दो। तुम्हारी तो सगाई भी हो चुकी है ना उस पागल लड़की नोरा के साथ जो तुम्हारे पीछे चिंगम की तरह चिपकी हुई है। आहिर का एक टीम मेंबर बोला। तो आहिर ने उसे गुस्से से घूर कर देखा तो सब एक साथ चुप हो गए। वहीं नोरा थोड़ी दूरी पर चुप कर यह सब देख और सुन रही थी। गुस्से से उसके हाथों की मुठियां कसी हुई थी, पर प्रमित के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो नहीं चाहती थी कि पुरानी बातें फिर से बाहर आए और उसकी राज सबके सामने खुल जाए। इसलिए प्रमित और आहिर दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। वही दूसरी तरफ शेखावत मिशन में रूही अपनी रूम में गुस्से से बैठी हुई थी। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था अगर यहाँ नीति होती तो सारा गुस्सा उस पर निकाल देती, पर ये सिर्फ उसके सपनों में ही हो सकता था। उसने फोन को गुस्से से बेड पर फेंक दिया। अब वो और नीति की तारीफ और इतने लड़कों की क्रश बनते हुए नहीं देखना चाहती थी। नेहा भी उसके पास बैठी थी, वह भी गुस्से में थी, वह सभी जलन हो रही थी। तभी उसकी रूम का डोर ओपन हुआ और अर्जित अंदर आया। अर्जित को देखकर दोनों ने आपने भाव बदल लिया। अर्जित जाकर रूही के पास बैठ गया। रूही की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। अर्जित उसकी सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस क्या तुम उदास हो या फिर गुस्सा हो क्योंकि डैड और मोम ने तुम्हें डांट दिया? उसकी बात सुनकर रूही ने मुझे आंसू भरी आंखों से देखा और बोली, भाई आज पहली बार मॉम ने मुझे इस तरह से बात की। उन्होंने पहले कभी भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। अर्जित भी रूही की फीलिंग्स को समझ रहा था, फिर भी वह बोला, मुझे पता है प्रिंसेस, मोम डैड ने डांटा इसलिए तुम गुस्सा होगी, पर नीति हमारी छोटी बहन है। चाहे कुछ भी हो हमें उसकी साइड लेनी चाहिए, ना कि दूसरे इंसान की जिसे हम जानते भी नहीं है। मोम डैड की इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं होगी, पर हमारी है। गलतियां की वजह से यदि हमसे इतनी दूर हो चुकी है, मोम डैड बस उसे खुद से और दूर होते नहीं देखना चाहते हैं। मैं सब छीन लूंगी नीति के इन्फॉर्मेशन, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि तुम नीति के खिलाफ कुछ भी कहो, जिस वजह से तुम्हारी और नीति के बीच में बाद में फिर से झगड़ा हो। तुम्हारी गलतफहमी की वजह से हम सब बचपन में नीति से दूर हो गए। वो तुम्हें हर्ट ना कर सके इसलिए हम सब ने नीति को यहाँ से हॉस्टल में भेज दिया। तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए हम पहले भी हमेशा उससे दूर रहते थे। चाहे मोम हो डैड भाई या मैं, कभी तुम्हारे आगे हमने नीति को प्यार नहीं दिया और ना ही कभी उसे पैम्पर किया, जबकि वो हमारी छोटी बहन थी। बचपन में वो हमारे पीछे पीछे भाई दी कहकर भागती थी, पर आज वो हमसे कितनी नफरत करती है। देखो हम सब ने उसे बिना गलती के हॉस्टल भेज दिया, जिस वजह से उसकी नफरत हम सब के लिए और भी बढ़ गई। और अब जब मोम डैड उसकी नफरत को कम करना चाहते हैं, मुझे लगता है अब हम भी उनका साथ देना चाहिए। तुम उसके बारे में आगे से कुछ गलत मत कहना। क्या तुम समझ रही हो मैं जो कह रहा हूँ? अर्जित ने उसकी बाल को प्यार से सहलाते हुए पूछा। तो रूही ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं समझ रही हूँ भाई, मैं भी आज कुछ नहीं बोलती, बस मुझे उस लड़की पर दया आ गई कि कैसे वो पूरे दुनिया के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगी, उसकी इज्जत का क्या होगा, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं बोल गई। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी भाई। भले ही वो ये बात कह रही थी, पर इस वक्त उसकी दिल में तो गुस्से और नफरत की आग लगी हुई थी। जब से ये लड़की आई है, एक एक करके सब कुछ उससे छिनती जा रही है। पहले उसने उसके डैड को छीना, फिर अमृत भाई, फिर मोम और अर्जित भाई। सबको जैसे नीति ने बिना कुछ कहे ही आपने साइड कर लिया था। हर कोई उसके लिए बोलने लगा था। अब अर्जित भाई भी उस नीति के लिए बोल रहे हैं। उसे तो लगा था उसका अर्जित भाई यहाँ वो कैसी है, ठीक है या नहीं देखने आया था, पर वो तो यहाँ उसे उसके डैड और मोम की तरह ही नीति के खिलाफ कुछ ना कहने के लिए बोलने आया था। ठीक है अब तुम आराम करो, रोना मत फिर से, अर्जित उसकी माथे पर किस करके बोला और नेहा को भी बाहर चलने के लिए बोला। वो चाहता था रूही टेस्ट करे। नेहा भी रूही को कुछ इशारा करके उसके साथ बाहर चली गई। उनके जाते ही रूही गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, नहीं नहीं नीति, तुम ऐसे मुझसे मेरा सब कुछ नहीं छीन सकती हो। बेहद मुश्किल से मैंने तुम्हें सबकी जिंदगी से दूर किया था, तो फिर तुम यहाँ वापस क्यों आई नीति? क्यों? तुम्हें तो वापस आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें हमेशा के लिए वही बाहर भिखारी की तरह रहना चाहिए था। तो तुम इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकती हो? क्यों सब बस तुम्हें ही पसंद करते हैं? प्रखर जी, जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, वो भी तुम्हें ही पसंद करते हैं। और तुमने तो घर वालों को भी मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। बचपन में भी तुम मेरे नीचे ही रहती थी,
सब मुझसे प्यार करते थे और तुम चुप रहती थी। अब भी तुम्हें वैसे ही चुप रहना चाहिए था, पर तुमने आते ही सब कुछ छीन लिया और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब कुछ सिर्फ मेरा होना चाहिए था। प्रखर जी को भी मेरा होना चाहिए था, पर तुम फिक्र मत करो, देखो मैं क्या करती हूँ। मैं बचपन की तरह इस बार भी तुम्हें सबकी नज़रों में नीचे गिरा दूंगी। फिर मेरे डैड मोम भाई सब पहले की तरह तुम्हें छोड़कर सिर्फ मुझे प्यार करेंगे। ये कहते हुए उसकी आंखों में नेति के लिए नफरत झलक रही थी। उसकी दिमाग में क्या सैंतानी आइडिया चल रहा था ये तो वही जाने। बचपन से ही वो बेहद ऑब्सेस्ड टाइप लड़की थी। वो अपने लिए प्यार को शेयर नहीं कर सकती थी। जब नेति पैदा हुई और उसके डैड नेति को प्यार से गोद में लेते थे, तब उसे बेहद ज्यादा गुस्सा आता था। मन करता था नेति को फेंक दे। जैसे जैसे नेति 1 साल की हुई, उसकी नफरत नेति के लिए और भी बढ़ती गई। एक 4 साल की बच्ची एक छोटी 1 साल की बच्ची से किस हद तक नफरत कर सकती है कि वो तभी से ही उसे घर से बाहर करने की प्लानिंग करने लगे और सबकी नज़रों में उसे बुरा बनाकर खुद को मासूम दिखाए। ये तो सोचने की बात थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी नेति को ज्यादा प्यार करे। वो इस फैमिली की अपनी मोम डैड भाई सब की इकलौती प्रिंसेस बनना चाहती थी। अगर नेति के बदले एक लड़का होता तो शायद उसकी नफरत इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि एक लड़का उसकी इकलौती प्रिंसेस की टैग को नहीं छीन सकता था। वो बस अपनी सौतेली बहन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी जो उसके डैड की बेटी हो और मोम डैड की प्यार की हिस्सा उसे मिले। वहीं दूसरी तरफ आहिर इस वक्त आपने पर्सनल रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने उसका असिस्टेंट धीरज खड़ा था। उसने फाइल टेबल पर रखा और बोला, हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो लड़की मिस्टर भारद्वाज की बहन है। उसकी बात सुनकर आहिर की आंखें छोटी हो गई और वो गुस्से से बोला, जस्ट शट अप। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ना कि प्रमित की कोई बहन नहीं है। उसका 2 भाई है, अरहान और अरमान को उसके साथ आज यहाँ थे। हम सालों तक बेस्ट फ्रेंड्स थे। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि प्रमित की कोई बहन है या नहीं? और अगर तुम अभी ये बकवास करने वाले हो कि मेरी क्यूटी पाई रंजन अंकल या फिर केशव अंकल की नाजायज बेटी है, तो फिर तुम रहने दो। ये बकवास मेरे सामने मत करना। मुझे पता है कि वो सब तब एक बेटी पाने के लिए डेस्परेट थे। अंकल आंटी सब एक बेटी चाहते थे, पर इतना भी डेस्परेट नहीं थे कि बेटी के लिए घटिया काम करे। रंजन अंकल और केशव अंकल को मैं जितना जानता हूँ वो आंटी के लिए बेहद पॉजिटिव है और बेहद प्यार करते हैं। इसलिए ये तो नहीं हो सकता है। जरूर उन्होंने मेरी क्यूटी पाई को गोद लिया होगा। हाँ, यही हुआ होगा, है ना? आहिर ने धीरज को देखा जो हैरानी से उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? तुम ऐसे बेवकूफों की तरह मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे घूर घूर कर प्रेग्नेंट कर देना चाहते हो? उसकी बात सुनकर धीरज हैरानी से बाहर आया और मन ही मन बोला, अरे पागल गधा इंसान, आप मुझे कुछ बोलने दोगे तब जाकर मैं कुछ बोलूंगा ना। ये सब वो सिर्फ मन में ही बोल सकता था, मुंह पर बोलने की तो उसमें हिम्मत नहीं थी। वो हड़बड़ा कर बोला, बोस आप किसी बात कर रहे हो? मैं एक लड़का हूँ, आप भी एक लड़के हो, मैं आपको प्रेग्नेंट कैसे सकता हूँ? मैं तो बस चुप था क्योंकि आप बोल रहे थे। अब जाकर आहिर को रियलाइज हुआ कि उसने गुस्से और फ्लो में क्या कह दिया। वो अपनी घमंड को बरकरार रखते हुए बोला, तो अब बोलो क्या बोल रहे थे इडियट? धीरज का तो सिर पीटने का मन कर रहा था। उसे कैसा संकी बोस मिला है, पता नहीं उसका भाग्य इतना खराब क्यों है। वो बोला, बोस वो मेम तो मिस्टर प्रमित की बुआ की बेटी है जो उन्हें 3 साल पहले मिली थी। आपको पता होगा शायद भारद्वाज फैमिली ने कुछ रीजन की वजह से अपनी बेटी मतलब मिस्टर प्रमित की बुआ से सारे रिश्ते तोड़ दिया था और मिस निया उनकी बेटी है और उनकी पूरा नाम नेति शेखावत। बचपन से ही वो हॉस्टल में रही है क्योंकि शेखावत फैमिली में कोई उन्हें पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि मिस्टर प्रमित की बुआ मिसेस शेखावत और मिस्टर शेखावत भी नहीं। मिस्टर शेखावत की ऑलरेडी 2 बेटे और एक बेटी थी। मिस्टर प्रमित की बुआ जी उनकी सेकंड वाइफ है और उनकी और मिस्टर शेखावत की बेटी है मिस नेति शेखावत। जब वो 5 साल की थी तब से ही उन्हें हॉस्टल में डाल दिया था। वो भी एक नॉर्मल स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया गया था और वो हॉस्टल भी अच्छा नहीं था। मिस नियति वहां अपनी दोनों दोस्त मिस खुशी और मिस सुमन के साथ रहती थी। मिस खुशी एक गरीब फैमिली से है, उनकी माँ, बाबा और एक बड़ी बहन है, और मिस सुमन तो ऑर्फान है। आपको पता जय जिस वजह से नोरा मेम ने उनका मजाक बनाया था। उन दोनों ने भी स्कॉलरशिप पर स्कूल ज्वाइन किया था। भले ही स्कूल अच्छा नहीं था पर मिस नेति हमेशा टॉप करती थी और मिस खुशी और मिस सुमन भी टॉप स्टूडेंट थी, जिस वजह से हर साल उनका स्कॉलरशिप 1 साल और एक्सटेंड हो जाता था
और फिर उनका फैशन ब्रांड है जो उन्होंने 3 साल पहले उन्होंने ओपन किया था। उसमें मिस खुशी और मिस सुमन को भी मिस नेती ने कुछ शेयर दिया है। अभी तो उनके पास पैसों की कमी नहीं है, तीनों अभी भी साथ में ही रहते हैं। और अभी तो एंट्रेंस एग्जाम में मिस नेती ने पूरे देश में टॉप किया है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन किसी ने हाइड कर दिया है। हो सकता है ये भारद्वाज फैमिली का काम हो। मेरी क्यूटी पाई तो बेहद टैलेंटेड है, तो उसकी मंगेतर का क्या उसके बारे में कुछ पता चला कि वो इंसान कौन है? आहिर ने पूछा। तो धीरज बोला, नहीं बोस, उनकी मंगेतर के बारे में नहीं पता चला, बस इतना पता चला कि कुछ दिन पहले ही जब वो 18 साल की हुई उसी दिन उन्होंने सगाई कर लिया। और आज उनके पीछे भारद्वाज फैमिली और शेखावत फैमिली के लोगों के साथ जो बाकी लोग खड़े थे वो सब रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली से थे। उसकी बात सुनकर आहिर की भौहें सिकुड़ गई। रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली भी उनकी फैमिली की तरह शाही परिवार से थे। और अभी रायजादा फैमिली का बेटा प्रखर रायजादा दुनिया का सबसे रिच इंसान था। पर वो सब मेरी क्यूटी पाई के पीछे क्यों खड़े थे? क्या तुम्हें पता है कि उनके बीच क्या रिलेशन है? आहिर ने पूछा। तो धीरज नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं पता बोस, हो सकता वो उनके दोस्त हो या जान पहचान हो। मिस नेती इतनी बड़ी रेसर है, वो लोग उनके फैन भी हो सकते हैं। और शायद किसी तरह से उन्हें मिले हो। आहिर नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं, उनका रिलेशन इतना भी सिंपल नहीं है। क्योंकि जब मैं मेरी क्यूटी पाई को देख रहा था और गलती से मास्क उतार दिया तो वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मर्डर कर देंगे। पता करो उनके बीच क्या रिश्ता है। धीरज ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से बाहर चला गया। तभी नोरा उसके रूम में आई तो आहिर का चेहरा सर्द हो गया। नोरा आकर उसके पास बैठ गई और बोली, आहिर, क्या तुम मुझसे नाराज हो? देखो, मैं बस गुस्सा हो गई थी, पर तुम नाराज मत होना। वैसे मोम ने और आंटी ने मुझे कॉल किया था, क्योंकि तुम कॉल नहीं उठा रहे थे। परसों दोनों फैमिली डिनर है, उन्हें कुछ अनाउंस करना है। उन्होंने हम दोनों को जल्दी वापस जाने के लिए बोला है। इतना कहकर जैसे ही वो आहिर की हाथ पर हाथ रखने वाली थी, आहिर ने गुस्से से उसे घूर कर देखा, जिस वजह से नोरा काम गई और अपनी हाथ को पीछे खींच लिया और बोली, मुझे पता है तुम प्रमित को देखकर इस वक्त डिस्टर्बर हो। मैं समझ सकती हूँ उन्होंने कृति और स्नेहल के साथ जो किया उस वजह से तुम अभी भी उससे नफरत करते हो। वो सब भूलना भी तो इतना आसान नहीं है। आखिरकार कभी वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, पर क्या पता था कि वो इतना घटिया होगा। उसने इतना ही कहा था कि आहिर ने गुस्से से कॉफी टेबल पर लात मार दिया और लाल आंखों से उसे देखते हुए बोला, बस वो घटिया है तो तुम्हें इससे क्या मैंने तुम्हें कहा यहाँ आकर बकवास करने के लिए? तुम अपनी औकात में रहो तो ही अच्छा होगा। नोरा जोशी, में चुप हूं तो अपनी हद मत भूलो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। नोरा गुस्से से अपना दांत पीसते हुए बोली, ऐसे कैसे चुप रहूं आहिर, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। अगर तुम प्रमित के करीब जाते रहे तो सब बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। वहीं नियति के विला में इस वक्त सब पैकिंग कर रहे थे वापस जाने के लिए। प्रखर के रूम में प्रखर नियति को गोद में लिए बैठा हुआ था, उसे शांत करवा रहा था। उसने नियति को बेड पर सुला दिया, क्योंकि नियति उसकी गोद में ही सो गई थी। वो वहां से बालकनी में चला गया और एक सिगरेट निकाल कर स्मोक करने लगा। वैसे तो वो स्मोक नहीं मरता था जब तक कि वो बेहद परेशान या गुस्से में ना हो। उसका दिल भी इस वक्त बेचैन था, वो अब और वेट नहीं कर सकता था। वो जल्दी से नियति को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था। नियति उसकी दुनिया थी, वो उसे किसी भी कीमत कर नहीं खो सकता था। वो नियति को पूरी तरह से पाना चाहता था। वो फिर से नियति और अपने बच्चे को नियति के अंदर फील करना चाहता था। वो स्मोक करके अंदर आ गया और नियति के पास जाकर उसे गले लगा लिया। किसी और लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? वो एक टक नियति की चेहरे को देख रहा था। उसे ये चेहरा दुनिया की सबसे खूबसूरत चेहरा लग रहा था। वो ऐसे ही नियति को देखते हुए पूरी जिंदगी बिता सकता था। उसने नियति की माथे पर प्यार से किस किया और टाइटली उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे बेहद सुकून मिल रहा था नियति को अपनी बाहों में भरकर। वही प्रमित के रूम में प्रमित बैठकर अपने सिर पर दोनों उंगली रखकर मसल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आहिर समझा या नहीं। भले ही उनकी दोस्ती टूट गई थी, दुश्मनी में बदल गई थी, पर अगर आहिर उसकी प्रिंसेस के पीछे पड़ा रहा तो वो उसे अपनी प्रिंसेस और प्रखर दोनों से नहीं बचा सकता था। उसने आंखें बंद किया तो उसकी आंखों के सामने एक लड़की का मासूम चेहरा आ गया। उसने आंखें खोल दिया। आहिर और उसके बीच जो गलतफहमी थी, शायद वो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। प्रमित ने गहरी सांस ली
और दांत पीसते हुए बोला, आहे रंधावा, चाहे कुछ भी हो, अगर तूने मेरी बहन की तरफ आंख भी उठाया तो इस बार मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त थे। मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार दूंगा। उसने सामने देखा तो वहां प्राची खड़ी थी। इस वक्त वो क्यूट लग रही थी। वो अभी अभी आई थी, उसने प्रमित की बातें नहीं सुना था। उसे देखकर प्रमित शांत हो गया। कॉम हियर, प्रमित ने कोल्ड आवाज में कहा, क्योंकि प्राची खड़ी होकर बस उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। प्राची उसकी आवाज सुनकर होश में आई। वो तो प्रमित को देख मार उसकी चाल में ही खो गई थी। इस वक्त प्रमित के शर्ट का 2 बॉटम खुला था, जिससे उसका मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रहा था, और माथे बिखरे हुए बालों में वो बेहद ज्यादा हैंडसम लग रहा था। प्राची की तो नजर ही नहीं हट रही थी। प्राची प्रमित के पास चली गई तो प्रमित ने उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। प्राची की लिप्स प्रमित के गाल पर टच हो रहा था। प्रमित को तो ये बेहद अच्छा लग रहा था। उसने सोफे पर सिर टिका दिया और प्राची को कुछ पल ऐसे ही उसके पास बैठने के लिए बोला। प्राची को लग रहा था प्रमित जरूर किसी टेंशन में है। प्राची प्रमित के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। प्रमित ने उसे देखा और उसे गले से लगा लिया। उसकी बॉडी की खुशबू से प्रमित धीरे धीरे शांत हो रहा था।